हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। जो स्टूडेंट्स आरपीएससी, यूपीएससी, यूजीसी नेट की तैयारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से तैयारी करेंगे, जो कि हमारे आरपीएससी, यूपीएससी, यूजीसी नेट और हर तरह के एग्जाम को क्रैक करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो, जिसका हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का प्रारंभ और निर्माण। फ्रेंड्स, आज हम भारत का जो संविधान पढ़ते हैं, उस संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उसका प्रारंभ हुआ, कैसे उसका निर्माण हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिटर शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के कॉन्स्टिटर शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ है बनावट। अगर मैं आम भाषा में कहना चाहूँ तो संविधान एक कानूनी प्रलेख है जो हमें किसी भी देश की शासन व्यवस्था के बारे में बतलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश की आधारभूत विधि है। संविधान किसी भी देश की आधारभूत विधि है। तो सबसे पहले देखिए कि पूरे विश्व का जो संविधान है, विश्व के अंदर संविधान का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या कहलाता है? बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता। बेबीलोनिया हम्मुराबी संहिता को विश्व में संविधान की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। और अगर हम ये बात करें कि विश्व के अंदर पहला संविधान कौन सा था, विश्व के अंदर पहला लिखित संविधान कौन सा बना है, तो पहला संविधान जो है अमेरिका के संविधान को माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं भारत में संवैधानिक विकास क्रम की, कि भारत के संविधान का निर्माण जो है कैसे हुआ। तो देखिए फ्रेंड, सन 1591 ईस्वी में रॉल्फ पिच नाम का एक इंग्लैंड यात्री भारत और पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करके वापस अपने देश इंग्लैंड लौटा। वहां जाकर उसने भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में वहां के लोगों को बतलाया और उसने कहा कि अकबर विश्व में समकालीन जितने भी राजा है उसमें सबसे ज्यादा धनी अकबर है। तो जब वहां के व्यापारियों ने ये बात सुनी तो उनके अंदर भारत में व्यापार करने की उत्सुकता उत्पन्न हुई और इसी के चलते 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी के अंदर 100 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में 100 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ ने, वहां की महारानी जो ब्रिटेन की एलिजाबेथ है, उन्होंने हस्ताक्षर युक्त एक लाइसेंस ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और इस हस्ताक्षर युक्त लाइसेंस के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत, अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो राष्ट्र हैं या जो देश हैं वहां पर 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जब कोई एक कंपनी किसी दूसरे देश के अंदर व्यापार करने जा रही है तो वहां उसे अपनी फैक्ट्री भी स्थापित करनी होगी और फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए वहां का जो शासन किसी न किसी के हाथ में होगा, उससे अनुमति भी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक इंग्लैंड जो नागरिक है वो भारत में व्यापार करने की अनुमति लेने आया। तो यहीं से जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा। फ्रेंड्स, नोट कीजिएगा आप इसको कि इंग्लैंड की तरफ से या फिर ये कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में व्यापार करने की अनुमति लेने आने वाला पहला व्यक्ति विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में आया। इस समय भारत के अंदर जहांगीर का शासन था। जहांगीर ने उसे 400 बीघा जमीन दी और उसे सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जो है अनुमति दे दी। लेकिन ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सूरत के अंदर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री की स्थापना नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर पहले से ही पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर रखी थी। अब पुर्तगालियों की फैक्ट्री वहां से पहले से ही है, तो अंग्रेजों को वो कैसे वहां पर फैक्ट्री स्थापित करने दे सकते हैं? तो वहां पर अंग्रेज अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाए। अब देखिए 1612 ईस्वी में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में एक युद्ध हुआ, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना शासन करना चाह रही थी, अपना व्यापार बढ़ाना चाह रही थी और उन्हें पता था कि जब तक पुर्तगाली वो जमीन नहीं देंगे तब तक अंग्रेज अपना व्यापार स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सन 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में एक नौसेना इंग्लैंड से भेजी गई और इंग्लैंड की नौसेना और पुर्तगालियों के बीच में एक समुद्री युद्ध हुआ जिसे सुवेली का युद्ध कहा जाता है।
सुवेली का युद्ध अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में हुआ। इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों की विजय हो गई। विजय के बाद में अंग्रेज जैसा कि चाहते थे, जैसा कि उनका लक्ष्य था सूरत के अंदर फैक्ट्री स्थापित करना, तो इस युद्ध के बाद उन्होंने सूरत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कर ली। तो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की इन्होंने? अपनी सूरत के अंदर। फिर देखिए सन 1615 ईस्वी में राजा होम्स का राजदूत सर टॉमस रो जो है भारत आए। अब देखिए दो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो पहले आया है मैंने आपको लिखवाया है विलियम हॉकिंस। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारा क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में व्यापार की अनुमति लेने आने वाला पहला व्यक्ति विलियम हॉकिंस। हमें कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि विलियम हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली थी। उसके पीछे रीजन यही था कि वहां पर पुर्तगालियों की जो है फैक्ट्री पहले से स्थापित थी, इस वजह से अंग्रेज वहां पर अपनी फैक्ट्री की स्थापना नहीं कर पाए। तो पहले हमारा क्वेश्चन है कि पहली बार भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से व्यापार की अनुमति लेने कौन आया? विलियम हॉकिंस। लेकिन वह व्यक्ति जिसे पूर्णतः व्यापार करने की अनुमति मिली सर टॉमस रो। किसे मिली पूर्णतः व्यापार करने की अनुमति? सर टॉमस रो। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को अजमेर के अकबर किले में, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, वहां पर सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात हुई और पूर्णतः व्यापार करने की अनुमति सर टॉमस रो को मिल गई। सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में 3 वर्ष तक रहे और उन्होंने जहांगीर को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अंग्रेजों को और अधिक रियायतें उपलब्ध करवाए। आगे देखिए, ये आपने नोट कर लिया, पूर्णतः व्यापार करने की अनुमति लेने वाला पहला व्यक्ति कौन? सर टॉमस रो। फिर देखिए धीरे धीरे इन्होंने आगरा, अहमदाबाद, बड़ौच में भी अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। 1639 में इन्होंने कुछ जमीन खरीदी और वहां पर मद्रास की नींव रखी और यहाँ पर एक दुर्ग बनाया गया जिसे कहा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जहां पर इन्होंने ये कहें कि दक्षिणी भारत में मुसलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री। ध्यान दीजिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत के अंदर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कब की? सूरत में। और दक्षिणी भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना कब की? मुसलीपट्टनम में। कहाँ की है? मुसलीपट्टनम में। ठीक है। फिर देखिए 1662 के अंदर, 1662 आते आते अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में जो है रिलेशंस अच्छे रहने लगे, जो है संबंध सुधरने लगे। अब कैसे सुधरे हैं? इंग्लैंड के राजकुमार किंग चार्ल्स की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ की गई। जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी की गई है तो वहां पर पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में जो है इंग्लैंड को सौंप दिया। दहेज में ब्रिटेन को क्या दिया गया है? मुंबई दिया गया है। और ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर से मुंबई रेंट पर दे दिया। कितने रेंट पर दिया है? 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर से। आगे देखिए, अब धीरे धीरे अंग्रेज अपना शासन धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के अंदर सन 1700 ईस्वी के अंदर इन्होंने बंगाल में फोर्ट विलियम और कलकत्ता नगर की स्थापना की है। फिर देखिए सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इस समय भारत में शासन किसका था? 1707 में औरंगजेब का। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, बंगाल के अंदर जो है धीरे धीरे अंग्रेजों ने, जो कि व्यापार के उद्देश्य से आए थे, उन्होंने बंगाल का शासन हड़पने की कोशिश की। अब धीरे धीरे वो शासन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए उन्होंने सबसे पहले बंबई व मद्रास राज्यों को हड़प लिया। फिर देखिए एक महत्वपूर्ण घटना हुई है इसी संघर्ष के चलते। सन 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ। सन 1757 का इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध। ये युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो थे नवाब थे सिराजुद्दौला। बंगाल के राजा कौन है? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और ये जो युद्ध था वो कौन जीत गए? ऑब्वियस था, क्योंकि अंग्रेजों की ताकत बहुत ज़्यादा थी और भारत के अंदर जो था शासन पहले से डगमगाया हुआ था। और ये युद्ध कौन जीत गए? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। अब देखिए, अब क्योंकि हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने हैं, बंगाल का गवर्नर पद अस्तित्व में आया है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी बंगाल का गवर्नर बना है, फिर गवर्नर जनरल बनेगा, फिर भारत का गवर्नर बनेगा, भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। तो हम इसको एक सीक्वेंस से याद करेंगे। सीक्वेंस से देखिए 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ है, अंग्रेज इसके अंदर विजयी हुए हैं।
अब जब हमने कोई जगह, मान लीजिए हमने किसी जगह पर विजय प्राप्त की, अब हम तो वहां रह नहीं सकते क्योंकि हमारा उद्देश्य और अधिक जो है जगहों को अपने अंडर में लेना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपना एक प्रतिनिधि वहां बना देंगे। सेम प्रोसेस जो है अंग्रेजों ने की, अंग्रेजों ने वहां पर जो है अपना एक प्रतिनिधि जो है बनाया। वो प्रतिनिधि कौन था? एक नया पद अस्तित्व में आया, बंगाल का गवर्नर। और बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कीजिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। अब देखिए, अंग्रेज जैसे ही युद्ध जीते तो उनके अंदर और अधिक उत्सुकता पैदा हो गई और उनके अंदर ये हुआ कि हम और से ज्यादा जो है जगहों को अपने अधिकार क्षेत्र में कर ले, उन्हें हड़प ले। तो इसी के चलते एक और युद्ध हुआ 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में ये था कि हम और अधिक क्षेत्रों पर अधिकार कर लें, और उधर से जो भारत के अंदर राजा महाराजा थे उनको ये था कि हमें जो है अपने शासन को बचाना है, इसलिए वो भी और जो दुगने जोश से जो है इस युद्ध में भाग ले रहे थे। तो सन 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। एक तरफ ये तीन राजा थे और एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस युद्ध के अंदर भी जो विजयी हुई वो कौन हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई। और जब बक्सर का युद्ध हुआ है उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे वेंसीटाट। इंपॉर्टेंट, आप इसे याद कीजिएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? वेंसीटाट। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, आप अच्छे से देखिएगा इसे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अर्थात व्यवस्थापन कानून। अब देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के अंदर हस्तक्षेप किया गया। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का पहला चरण जो है इसी अधिनियम को कहा जाता है। मैंने यहाँ इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं लिखी हैं और हमसे एग्जाम में ये विशेषताएं पूछी जाती हैं कि ये जो है रिलेटेड देखिए किस अधिनियम में जो है ये कार्य किया गया। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का पहला चरण किस अधिनियम को कहा जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर देखिए, इस रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ। इस समय जो ब्रिटिश पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। फिर देखिए, ब्रिटिश संसद ने कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। इसी अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश संसद कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ये अधिनियम लेकर आई। फिर देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम अधिनियम भी इसी अधिनियम को कहा जाता है। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल, मद्रास, बंबई का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, 1757 के बाद में एक पद अस्तित्व में आया था बंगाल का गवर्नर, और बंगाल के पहले गवर्नर कौन बनाए गए थे? रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए, उस पद के अंदर विस्तार किया गया है। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल, मद्रास और बंबई का गवर्नर जनरल बना दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने फिर से क्वेश्चन आ गया कि बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो कौन बनाए गए हैं? बंगाल, मद्रास, बंबई के वॉरेन हेस्टिंग्स जो है पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। फिर देखिए, आगे देखिए, सन 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 में। कहाँ की गई? कलकत्ता में। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, तो हमारे लिए क्वेश्चन आएगा कि किसी ना किसी को वहां पर जो है न्यायाधीश भी बनाया गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर जो है सर एलिजा इम्पे को कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो कौन बनाए गए हैं? सर एलिजा इम्पे। फिर देखिए, वो गवर्नर जो भारत आया तब गवर्नर था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो जब भारत आया तब गवर्नर के पद पर था और जब भारत से वापस गया तो गवर्नर जनरल बनकर गया। तो ऐसे व्यक्ति कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर देखिए,
1773 के अधिनियम की जो इम्पोर्टेंट बातें थी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, वो हम कर चुके हैं। ऐसे ही कुछ विशेषताएं अब धीरे धीरे हम आगे के अधिनियमों में पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पहला अधिनियम था। अब धीरे धीरे जो है ब्रिटिश सरकार की तरफ से और अधिक अधिनियम आएंगे और हम एक एक करके उनकी जो है विशेषताएं करेंगे। फिर देखिए सन 1781 का संशोधित अधिनियम 1781 के अंदर एक एक्ट पारित किया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर अमेंडिंग एक्ट भी कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब 1773 के एक्ट के अंदर जो त्रुटियां रह गई थी उन त्रुटियों को दूर करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया। कौन सा? 1781 का संशोधित अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट और अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है ये एक्ट पारित किया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिशें स्टार्ट कर दी। इसमें कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग किया गया। 1773 का जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, उस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ राजनीतिक अधिकार दे दिए गए थे। अब देखिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग भी कर रही थी और कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का प्रयोग भी कर रही थी। लेकिन 1784 के एक्ट के द्वारा राजनीतिक कार्यकलाप और व्यापारिक जो कार्यकलाप हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको अलग अलग करने के लिए उनसे कहा गया। इसी एक्ट के विवाद में लॉर्ड नॉर्थ, ये ब्रिटिश की सरकार थी, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार थी, उसे त्याग पत्र देना पड़ा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये एक पहला और आखिरी ऐसा मुद्दा था, ये कहें कि पहला और एक आखिरी ऐसा विवाद, भारतीय विवाद, जिसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर जो है सरकार गिर गई। इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी में पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अब देखिए, नया वर्ड आया है द्वैध शासन। द्वैध शासन का जो अर्थ होता है वो होता है दोहरा शासन। इंग्लिश के डायरेक्टिव शब्द से बना होता है और इसका अर्थ है दोहरा शासन, मतलब शक्तियों का बंटवारा हो जाना। इसी प्रकार से शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अब देखिए, एक पावर दे दी जिस पर जो है नियंत्रण कौन रखेगा, कंपनी के द्वारा संचालित किए जाएंगे, और कुछ ऐसे विषय थे जो संसदीय बोर्ड के द्वारा, यानी कि ब्रिटेन की जो संसद है, संसदीय बोर्ड है, उसके द्वारा संचालित किए जाएंगे। तो दो बोर्ड बनाए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो फ्रेंड्स। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करने वाला, कि ताकि हमारे जो आंसर है मिक्स ना हो कि बीओडी की पावर किसके हाथ में थी और बीओसी की पावर किसके हाथ में थी। तो डी डायरेक्ट संचालित करना, संचालित करेगी ब्रिटिश कंपनी, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगी? ब्रिटेन की संसदीय बोर्ड द्वारा। फिर देखिए, भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दावा वो भी इसी अधिनियम के द्वारा किया गया। भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश जो है इसी अधिनियम के द्वारा कहा गया। मतलब ऐसे सभी क्षेत्र जो ब्रिटिश कंपनी के हाथ में थे वो डायरेक्टली जो है ब्रिटिश ताज के अंडर में कहे गए और ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहलाने लगे। तो ये थी 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उस समय जो है ब्रिटेन के पीएम थे पिट्स, इसी के नाम पर जो है पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। फिर देखिए, नेक्स्ट जो अधिनियम है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, इसके अंदर देखिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है। कंपनी को चाय के व्यापारिक एकाधिकार और चीन के साथ, अब वो सिर्फ, या ये कहें ईस्ट इंडिया कंपनी या तो चीन के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार रखती थी, या फिर वो भारत के अंदर जो है चाय का व्यापार कर सकती थी। इनके अलावा इन दो एकाधिकार को छोड़कर, चाय के व्यापारिक एकाधिकार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य सभी व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए गए। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से चाय का एकाधिकार या चाय का व्यापारिक एकाधिकार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। तो किस एक्ट के द्वारा? 1813 का चार्टर एक्ट। फिर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये निर्देश भी दिए गए कि वो हर वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी। कितने? 1 लाख रुपए खर्च करेगी भारतीय शिक्षा पर।
नेक्स्ट एक्ट देखिए 1833 का चार्टर एक्ट। इसकी विशेषताएं देखिए, कंपनी के सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए। 1813 के हम चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि चीन के साथ व्यापार और चाय का जो है व्यापारिक एकाधिकार, उन दोनों को छोड़ के बाकी सारे अधिकार जो है कंपनी से छीन लिए गए थे। और यहाँ 1833 के अधिनियम में वो दोनों एकाधिकार भी कंपनी से छीन लिए गए और हम कह सकते हैं कि कंपनी के सभी अधिकार यहाँ समाप्त कर दिए गए। कौन से? व्यापारिक अधिकार। अब सिर्फ कंपनी वहां पर राजनीतिक क्रियाकलाप या राजनीतिक कार्य ही, प्रशासनिक कार्य ही कर सकती थी। व्यापारिक कार्य जो थे उसके सारे उनसे छीन लिए गए। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे 1757 में जो है बंगाल का गवर्नर पद अस्तित्व में आया। उसके बाद में जो है 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब वही जो गवर्नर जनरल का पद है बंगाल के गवर्नर जनरल से हटा के वहां पर नाम दे दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़े, भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कहीं कहीं जो है बेंटिंग देखने को भी मिलता है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल किसे बनाया गया है? विलियम बेंटिंग को। फिर देखिए 1833 के अधिनियम में ही जो है एक अतिरिक्त अधिकारी गवर्नर की कार्यकारिणी, ये जो हम पढ़ रहे हैं भारत का गवर्नर जनरल, इसकी कार्यकारिणी परिषद के अंदर जो 3 सदस्य होते थे वहां पर एक विधि अधिकारी जो कानून का ज्ञाता हो, एक अतिरिक्त विधि अधिकारी की नियुक्ति की गई। गवर्नर की कार्यकारी परिषद में चौथा सदस्य सम्मिलित किया गया। कौन? विधि अधिकारी। और 1834 के अंदर जो है लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि अधिकारी बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विधि अधिकारी कौन बने? लॉर्ड मैकाले। फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। हम अपनी वीडियो जो है, वीडियो के एंडिंग के अंदर आपसे 15 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 या 15। उन क्वेश्चनों के जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे। तो उससे जो है हमारी जो है हम क्वेश्चनों को रिवाइज कर पाएंगे अगर हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें जो है क्वेश्चंस भी साथ के साथ याद हो जाएंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाला पहला व्यक्ति भी लॉर्ड मैकाले ही था। भारत के अंदर 1835 में लॉर्ड मैकाले ने ही अंग्रेजी शिक्षा शुरू की। फिर देखिए इसी एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो ये जो थी कुछ विशेषताएं थी 1833 के चार्टर अधिनियम की। नेक्स्ट एक्ट देखिए 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। लॉर्ड डलहौजी आ गए थे इस समय। लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर जो है 1853 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। फिर देखिए संपूर्ण भारत के लिए प्रथम बार विधानमंडल की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा की गई कि पूरे भारत का जो संचालन है वो कौन करेगा? विधानमंडल करेगा। और पूरे भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा की गई। फिर देखिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम कौन सा? 1853 का चार्टर एक्ट। फिर देखिए इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को सिविल सेवा में भाग लेने का अवसर दिया गया। अब से पहले जो प्रतियोगिताएं होती थी उसके अंदर भारतीय व्यक्ति हैं वो ICS या फिर जो सिविल सेवाएं हैं उनके अंदर भाग नहीं ले सकते थे। 1853 के एक्ट के द्वारा भारतीयों को सिविल सेवा में भाग लेने का अवसर दिया गया। तो यहीं से एक और फिर से क्वेश्चन निकल के आएगा कि भारत के प्रथम ICS अधिकारी कौन बने जिन्होंने सिविल की परीक्षा पास की? सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय ICS की परीक्षा पास करने वाले। सेकंड देखिए द्वैध शासन समाप्त। जिस द्वैध शासन की शुरुआत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में की गई थी वो द्वैध शासन 1858 के अंदर खत्म कर दिया गया। फिर है लंदन में भारत की गृह सरकार। गृह सरकार का मतलब है ऐसे मंत्री जो लंदन में रहकर भारत के प्रशासन की देखरेख कर रहे थे, भारतीय विभागों को जांच कर रहे थे, उसको भारत की गृह सरकार कहा गया। एक पद अस्तित्व में आया भारत सचिव पद। कौन सा? भारत सचिव पद। भारत सचिव पद अस्तित्व में आया तो फिर से क्वेश्चन आ गया कि भारत के पहले सचिव कौन बनाए गए? सर चार्ल्स वुड। सर चार्ल्स वुड को भारत का पहला सचिव बनाया गया।
भारत का जो गवर्नर जनरल, जिसे हम गवर्नर जनरल कह रहे थे, उसे अब वायसराय भी कहा जाने लगा और भारत के पहले वायसराय बनाए गए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इन्हें दयालु वायसराय भी कहा जाता है। दयालु वायसराय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सहयोग की नीति अपनाई। लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति स्टार्ट कर रखी थी, राज्यों की विलय की नीति, राज्यों की विलय नीति, हड़प नीति मतलब अगर कोई राजा जो अपने साम्राज्य चला रहा है, अगर उसके कोई संतान नहीं है तो उसकी मृत्यु के बाद सारा का सारा प्रशासन जो है गवर्नर जनरल जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा और गवर्नर जनरल द्वारा हड़प लिया जाता था, उसे कहा जाता था राज्यों की विलय नीति। और लॉर्ड कैनिंग ने जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा इस नीति का निषेध कर दिया, इसलिए इसे दयालु वायसराय भी कहा जाता है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 5 घोषणाएं की थी जो इम्पोर्टेंट है। 2-3 घोषणाएं देखिए। पहली है भारत की जो राज्य की विलय नीति थी उसका निषेध कर दिया गया। दूसरा है सहयोग की नीति, राज्यों को अधिक से अधिक, रियासतों को अधिक से अधिक सहयोग किया जाएगा। फिर है भारत में 3 बड़े विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के अंदर जो है 3 बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारतीयों को अधिक से अधिक विश्वास दिलाया गया कि भारतीयों के लिए सहयोग की नीति रखी जाएगी, उनका कल्याण किया जाएगा और सभी भारतीयों की फांसी की सजा को समाप्त कर दिया जाएगा। ये वो भारतीय थे जो 1857 की क्रांति के समय भारतीय जेलों में बंद किए गए थे। ये थी कुछ विशेषताएं 1800 अधिनियम की। इंपॉर्टेंट अधिनियम है फ्रेंड्स, अच्छे से याद कीजिएगा इसे। लास्ट देखिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 2 ही चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, संसदीय शासन की शुरुआत, संसद के हाथ में जो है शासन शक्ति सौंपी गई, और दूसरा है बजट पर बहस और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ। बजट पर बहस करने का जो अधिकार है वो संसद को सौंपा गया, विधायिका की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से हमने जो है भारतीय संविधान का जो है प्रारंभ और निर्माण कैसे हुआ उसकी शुरुआत करते हुए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इतने अधिनियम हम कर चुके हैं और अगले जो भी अधिनियम है वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपने ये बहुत अच्छे से किया है तो हम इसी वीडियो के अंदर अब 10 या 15 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप वो 10 या 15 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जो है इस वीडियो से लाभ लीजिए। थैंक यू। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत में व्यापारिक स्वीकृति लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? थॉमस रो, हॉकिंस, जॉर्ज या चार्ल्स? सेकंड क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? मद्रास, कलकत्ता, बंबई या सूरत? थर्ड क्वेश्चन देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया गया? बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव, विंसीटार्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स वुड? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773, 1784, 1781, 1793? फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स वुड, चार्ल्स डार्विन? सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, चाय के व्यापारिक एकाधिकार व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम में समाप्त कर दिए गए? 1774, 1813, 1833, 1858? सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए? 1833, 1853, 1858, 1892? 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है क्लाइव, सी ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी? 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत सचिव पद अस्तित्व में कब आया? 1853, 1858, 1813 या 1892? 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह व्यक्ति जिसे पूर्णतः व्यापार करने की अनुमति मिली? हॉकिंस, मैकाले, थॉमस रो,
या वुड? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिले? 1764, 1765, 1773, 1774। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सच्चिदानंद सिन्हा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1752, 1753, 1756, 1757। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, 1765, 1777 या 1780। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई? 1853, 1858, 1861, 1892। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चनों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।